नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत राजनांदगांव से आई खबर के साथ। राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हैं। राजनांदगांव के सोमनी में बीजेपी की बैठक में मिशन 2023 पर मंथन हो रहा है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पार्टी की कोर कमेटी के नेताओं के साथ भी चुनाव को लेकर मंथन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। बता दें आपको कि राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी और प्रदेश संगठन से जुड़े बड़े नेता मौजूद हैं। प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल शामिल हैं। इन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक यहां शुरू हो गई है। सोमनी के निजी होटल में यह बैठक आयोजित की गई है और भाजपा आने वाले जो चुनाव हैं उसकी तैयारी शुरू कर चुकी है। यह कहें कि इन बैठकों में रणनीति शुरू हो गई है कि किस तरीके से आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी करनी है, रणनीति क्या रहेगी और धरना प्रदर्शन और आंदोलन कैसे होंगे, इसकी प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस बैठक में इन सारे मुद्दों को लेकर बात चल रही है। बहरहाल आज का दिन पूरा बैठकों का दौर रहेगा। देखना यह होगा कि इन बैठकों से कार्यकर्ता कितने संतुष्ट होते हैं और जो आला नेता जो हैं वो कार्यकर्ताओं को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में ये बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी है, दूसरा दिन है आज। इसका देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइएगा, आखिर 1.5 दिन गुजर चुके हैं, इस बैठक का कंक्लूजन क्या है? जी, फिलहाल जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की जो मैराथन बैठकें हैं वो लगातार चल रही है। पहले दिन कोर ग्रुप की बैठक हुई, कार्यसमिति की बैठक हुई और इस दौरान कई सारे जो अहम निर्देश हैं वो पार्टी के नेताओं को दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से ये कहा गया है कि शक्ति केंद्र तक के जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे। इसके अलावा आज की जो बैठक है वो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है और बैठक मूल रूप से अब तक जो सभी संभाग के जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों ने क्या कुछ किया है उसका ब्यौरा एक तरह से ओम माथुर ले रहे हैं और आने वाले समय की रणनीति भी तय की जा रही है कि किस तरह से सरकार के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे। रही बात इलेक्शन की, तो क्योंकि ये चुनावी साल है और बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज की जो बैठक का जो पूरा लब्बुलवाब है वो तो यही कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं के साथ, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ये समीक्षा करना कि अब तक की जो बैठकें हुई हैं उसमें ओम माथुर पहले से ही उनको एक टारगेट दे चुके थे कि आप कौन कौन से बूथ और कौन कौन से शक्ति केंद्रों तक के पहुंच पाए हैं, जनता तक के जो प्रदेश सरकार की नाकामियां हैं वो किस हद तक के आप पहुंचाए हैं। इसके अलावा अब तक कौन कौन से आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों का कितना कुछ असर हुआ, इन तमाम चीजों की समीक्षा जो है वो इस बैठक में की जा रही है। आने वाले समय की रणनीति भी तैयार की जा रही है और साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं कि कौन से पदाधिकारी किस संभाग में और किस विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का टारगेट होगा और एक तरह से लक्ष्य भी तय किया गया है कि इस नियत समय तक के जो तमाम कामकाज हैं वो कर लिए जाएं, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में जितने भी विधायक हैं बीजेपी के, हालांकि 14 ही विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके लिए भी एक तरह से जिम्मेदारी तय कर दी गई है और मूल रूप से अब तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा जब प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। हालांकि बीजेपी की ये जो बैठक हो रही है इसको इलेक्शन से जोड़ करके इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह का दौरा हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री का, और उन्होंने एक तरह से चुनावी हुंकार भरी थी। उसके बाद से पूरी तरह से एनर्जी में बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बैठक से क्या कुछ निकल के आता है, कितने निर्देश दिए जाते हैं और वाकई जो टारगेट दिए गए हैं वो कितना कुछ यानी कि गृह मंत्री के दौरे के बाद अब पूरी तरह से चुनावी मोड में बीजेपी आ गई। नजर बना रखेगा, आगे भी अपडेट आपसे दिव्यव्रत लेते रहेंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि हमारे पास सीएम फेस है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वहां
राजनीतिक संकट है। बीजेपी सीएम का फेस तय नहीं कर पा रही है। ये तो मैं बोल तो रहा हूँ कि हमारा पार्टी ये घोषित कर दिया है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हो, घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनका पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्राइसिस है कि किसी का नाम नहीं तय कर पा रहे हैं। विधायक नहीं होने पर सरकार बना लेने का दावा करने वाले बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पर खाद्य मंत्री ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोगों को संविधान पर भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मंशा कामयाब नहीं होगी। इन लोग जो है इस दुनिया के हैं ही नहीं, लगता किसी और दुनिया से आए हैं। संविधान पे इनको विश्वास ही नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव एक प्रक्रिया है और जिसका बहुमत आएगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन ये बिना बहुमत का भी सरकार बना सकते हैं। इनके पास वो जीन है, जीन पैदा करते हैं। क्या बोल रहे हैं, इतने प्रमुख पद पे, जिम्मेदार पद पे हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आप भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त की तरफ आपका इशारा है, छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होगा। अमरजीत भगत को सुन रहे थे आप। बीजेपी पर निशाना साधा अमरजीत भगत ने, और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, चूंकि चुनावी साल है तो ऐसे बयान तो आते रहेंगे, चुनावी बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन संदर्भ क्या था ओम माथुर के बयान का? हाँ बिल्कुल, देखिए, और अगर हम बात करें तो चुनावी बयान ही नहीं बल्कि चुनावी तैयारी के तौर पे भी देखा जा सकता है। लगातार जब केंद्रीय मंत्री आते हैं या फिर कांग्रेस के बड़े लीडर्स आते हैं तो जाहिर तौर पर दोनों ही जो पार्टियां हैं वो इस बात की तैयारी करके रखती हैं कि किस लाइन को लेकर जो है वो एक दूसरे पर हमला बोलना है। और अमरजीत भगत का भी जो बयान है उसको भी इसी तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि चुनावी साल है और जाहिर तौर पर अब जो कुछ भी बोला जा रहा है पूरी स्ट्रेटेजी के तहत बोला जा रहा है। उन्हें पता है कि 2023 को लेकर किस तरह से अटैक करना है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और इस बयान को भी इसी तरीके से देखा जा सकता है। अमित शाह जब आए थे तो जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो आए थे तो उनको लेकर भी इसी तरह से अटैक किया गया था, और दोनों ही पार्टियां जो है तैयार थी कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जवाब दिया जाए। और उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस बयान को भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो पुराने बयान और अभी के बयान मिला लिए जाए तो ममता, कांग्रेस भी चुनावी मूड में अब आ रही है। जाहिर है कि उसी अंदाज में, जिस अंदाज में सवाल उठाए जाएंगे या फिर बयानबाजी होगी, हमला होगा, जवाब भी उसी अंदाज में अब मिलेंगे विपक्ष को। हाँ बिल्कुल, देखिए, दोनों ही पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो ये समझती है कि चुनावी साल है और अब लगातार जो बड़े लीडर्स हैं उनका आना भी जो है छत्तीसगढ़ में लगातार होगा। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो है, केवल ऐसा नहीं होता कि जो मुंह में मतलब जो तत्काल जो आया वो बोल दिया गया। पार्टियां जो है वो चुनाव लगातार जो बैठकें हो रही है उसमें ये तय कर रही है कि किस पार्टी लाइन के साथ जाना है, किस लाइन के साथ अटैक करना है, कौन से ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनको लेकर के जो है बीजेपी या कांग्रेस जो है वो किस तरीके से अटैकिंग हो सकती है जो आने वाले चुनाव में भी मुद्दा बन सके। तो ये इसी तरह की पूरी स्ट्रेटेजी के साथ देखा जा रहा है और दोनों ही पार्टियां ये तैयारी कर रही हैं। फिर जो अगर हम बात करें बूथ और जो फील्ड पर तो तैयारी है ही, लेकिन जुबानी तौर पे भी अगर हम बात करें तो लगातार ट्रेनिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस उसके जरिए जो है सीख दी जा रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो केवल बड़े लीडर्स ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो एनएसयूआई से लेकर एबीवीपी तमाम लोगों को ये पार्टी लाइन बताई जा रही है कि किस पार्टी के लाइन के तहत जो है वो अटैक करना है, ताकि एक तो अटैक तो हो ही जाए, वापस पलटवार हो जाए, लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये मैसेज भी जाए कि आम लोगों तक कौन सी ऐसी बात है जो कैची हो सकती है, जो बात जा सकती है और जो है वो पार्टी जो है वो मजबूत हो सकती है। जी बिल्कुल रहेगा। अब ममता आ रहा हूं आपके पास। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता कांग्रेस। सुशील आनंद शुक्ला जी, ओम माथुर जी कह रहे हैं कि ठीक है सरकार बना लेंगे, लेकिन चुनावी साल है, चुनाव होगा, चुनाव में तय होगा ना कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। अब देखिए, दरअसल ओम माथुर जी को एक बहुत ही ज्यादा निराश और हताश सेना में उत्साह का वातावरण पैदा करना है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा निराशा के गर्त में है। यहाँ के नेताओं के ऊपर में उनके नेतृत्व का भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के नेता जनता का भरोसा खो चुके हैं
और ओम माथुर जी खुद मानते हैं, इसके पहले प्रभारी पुरंदेश्वरी थी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आए थे, अमित शाह जी, सब ये मानते हैं कि भूपेश बघेल के कद का छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई नेता नहीं है। बार बार बोलते हैं हम कोई भी चेहरा आगे नहीं करेंगे, दर्शन के पास कोई चेहरा है नहीं। 4 साल में भूपेश बघेल की जो क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता बढ़ी है, 3/4 बहुमत से 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ताच्युत किया था। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जनता का भरोसा खोते जा रही। 5 उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। 14 के 14 मेयर कांग्रेस के बने भूपेश बघेल के नेतृत्व में, सारे के सारे जिला पंचायत भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के बने। तो ऐसे में यदि पराजित और हताश सेना में उत्साह का वातावरण पैदा करने के लिए भले कोई तथ्य ना हो, ओम माथुर जी को बोलना पड़ेगा सरकार बनाएंगे। आपके सरकार बनाने का आधार क्या है भाई? लगातार तो आप जनता का भरोसा खो रहे हो। अब 15 साल वर्ष से 4 साल जनता इसकी तुलना कर रही है। आज की स्थिति में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के भ्रष्टाचार कुशासन को जनता भूल ही नहीं है। 2100 वादा किया था, किसानों को कभी दिया नहीं। आज किसान को 2640 मिल रहा है। किसानों को 300 बोनस का वादा किया था, नहीं दिया। आज किसान को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9000 रुपए प्रति एकड़ मिल रहा है। तो इन सबका इनके पास काट क्या है? स्वामी आत्मानंद स्कूल का जवाब क्या है इनके पास में? 15 साल तक आपकी सरकार थी, आप भी चाहते। सुशील, वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कम ज्यादा होंगे विधायक तो सरकार तो हम बना ही लेंगे। मतलब हम 75 आ रहे हैं। आप यदि हम यहाँ भी कम होते, इनकी सरकार नहीं होती, क्योंकि ये तो खरीद फरोख्त के लोग हैं ना। ये तो बेशर्मी पूर्वक लोकतंत्र के सौदागर अपने आप को बताते हैं। आप देखिए कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, कहाँ पे इनकी सरकार बनने की थी? इन्होंने सरकार बनाया डंके की चोट में बनाया। हमारी भी सरकारें रही है, सेंट्रल में 60 साल हमने भी राज किया है। हमने खरीद फरोख्त करके कभी भी राज्य सरकार नहीं बनाया। इस देश को, लोकतंत्र को पुष्पित पलवित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, उत्साहित करने की कोशिश सियासी दलों की जरूर होती है और संभवतः यही होगा भी। बहुत शुक्रिया सुशील आनंद शुक्ला जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर है। ट्रेडिंग कारोबारी कमलेश बैद के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की है, दबिश दी है। 78 घंटे से अधिक समय से आयकर विभाग की जांच चल रही है। कारोबारी कमलेश बैद के घर और दफ्तर में जांच जारी। आयकर विभाग के सहायक आयुक्त भी कमलेश बैद के घर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां ट्रेडिंग कारोबारी कमलेश बैद के ठिकानों पर आईटी विभाग लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। 78 घंटे से अधिक समय से आयकर विभाग की जांच जारी है कमलेश बैद के ठिकानों पर। आपको बता दें कि कारोबारी कमलेश बैद के घर और दफ्तर में एक साथ जांच हो रही है। आयकर विभाग के सहायक आयुक्त भी कमलेश बैद के घर पहुंचे हैं जांच में शामिल होने के लिए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि क्या हासिल हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ट्रेडिंग कारोबारी हैं कमलेश बैद, जिनके अलग अलग ठिकानों पर दफ्तर और घर पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी है। 78 घंटे हो चुके हैं। आईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। और मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, 78 घंटे गुजर चुके हैं इस कार्रवाई के लिए, अभी तक क्या हासिल हुआ, क्या बता रहे हैं सोर्सेस? देखिए, अभी तक दस्तावेजों की ही जांच चल रही है। लगातार शुक्रवार के बाद से आज तक जो है उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। करीब 6 से अधिक यहाँ पर अधिकारी हैं जो लगातार जांच कर रहे हैं। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, आगे आए व्यय का देखा जा रहा है कि किस तरह से कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। अभी कोई अधिकृत बयान तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि जरूर टीम को कुछ हाथ लगा होगा। जब अधिकृत रूप से कोई जानकारी आ जाएगी उसके बाद ही कुछ कह पाना होगा संभव। लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हो सकता है और उसी की जांच चल रही है। तभी 78 घंटे बीत गए हैं, लगातार टीम यहाँ पर मौजूद है और जांच कर रही है। प्रशांत, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां सिटी एसपी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष में विवाद हो गया। नगर निगम क्षेत्र के प्राची विहार में दोनों के बीच बहस हो गई। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के विवाद में सिटी एसपी पहुंचे थे, मामला शांत कराने पहुंचे थे सिटी एसपी। उस दौरान ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ, विवाद हुआ। सिटी
एसपी को धमकाते दिख रहे हैं कांग्रेस नेता। दोनों के बीच बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर निगम के वार्ड 27 में उपचुनाव हो रहा है। तो रायगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां सिटी एसपी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष में विवाद होता नजर आ रहा है। नगर निगम क्षेत्र के प्राची विहार में दोनों की बहस हो गई। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के विवाद में सिटी एसपी पहुंचे थे। जब मामला शांत कराने की कोशिश की तो सिटी एसपी से ही जा भिड़े कांग्रेस नेता। हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। हरपाल, क्या वजह थी इस विवाद की और क्यों जो जिला अध्यक्ष हैं वो एसपी से ही भिड़े? जी पूरा मामला रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 27 का है, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव को लेकर ही भाजपा कांग्रेस के बीच बहसाबहसी हुई थी। इसी को मध्यस्थता के लिए, उनके बहस को सुलह कराने के लिए रायगढ़ के नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय मौके पर पहुंचे हुए थे, जिसको देखते ही कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक को ही धमकाने लग गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि क्या उखाड़ लोगे मेरा। इस तरह से नगर पुलिस अधीक्षक को कहना और वो भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि जिला अध्यक्ष जो है पुलिस के अधिकारी को खुले मंच से धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक जो है पुलिस ने किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है और जो मामला है उसको शांत करा लिया गया है। जी शुक्रिया हरपाल सिंह। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भिलाई में 22वें डॉग शो में डॉग लवर्स का जमावड़ा लगा। प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी लोग अपने डॉग को शो में हिस्सा दिलाने के लिए पहुंचे। इस दौरान करीब 30 ब्रीड का प्रदर्शन किया गया। शो में 250 से अधिक डॉग ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी खूबसूरती और करतब का लोहा मनवाया। 2 साल बाद आयोजित इस प्रतियोगिता में देशी और विदेशी दोनों नस्ल के डॉगों ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान फ्री वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, पेट डॉग की देखरेख और उनके खाने पीने से संबंधित स्टॉल लगाए गए ताकि लोग अपने डॉग को सही तरीके से पाल सकें। शो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डॉग शो के लिए लेकर आ रही हूँ मैं इनको, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आके। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही है इस डॉग शो। लगातार कई वर्षों से मुझे अतिथि के रूप में बुलाते हैं, मैं उपस्थित होता हूँ। मैं देखता हूँ पूरे भारतवर्ष से लगभग हर प्रदेश से डॉग लेके आते हैं। बहुत ही लोगों में देख रहा हूँ धीरे धीरे डॉग के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा एक उनके प्रति रुझान बढ़ते जा रहा है। मैं कह रहा लोग मतलब एक से एक डॉग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग भी एकदम बहुत इससे आकर्षित होकर पूरे बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ लगा के रखे हुए हैं और इनकी संख्या बढ़ते ही जा रही है और बहुत ही सराहनीय कार्य है। और बात करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, जहां आदर सत्कार और प्रवासियों को एमपी का नमस्कार। देश के दिल से दिल की बात हो रही है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रवासियों के साथ पीएम की तरफ से इंदौरी लंच दिया गया। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस वक्त चल रहा है। इंदौर में ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। मेहमानों को शानदार दावत दी गई है और जो मेहमान हैं वो भी इंदौर का जायका टेस्ट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। दरअसल जो प्रवासी भारतीय पहुंचे हैं इंदौर, उनके स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इंदौरी लंच दिया गया है। मेहमानों को शानदार दावत दी गई है पीएम मोदी की ओर से। और इंदौर के लिए, माफ कीजिएगा, प्रवासी भारतीयों के लिए इंदौर का जायका पेश किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या खास है प्रवासी भारतीयों के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बातें कही हैं उन बड़ी बातों पर हम नजर डालें तो एक तरफ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वो दुनिया का इंजन साबित हो सकता है और जो प्रवासी भारतीय हैं वो ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि भारत की दुनिया में किस तरीके से ब्रांडिंग की जा सकती है, इसमें एक बड़ा रोल जो है प्रवासी भारतीयों का हो सकता है। तो तमाम तरह के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। लाइव है और जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने तमाम बातें कही हैं
डेवलपमेंट को लेकर, ब्रांड एम्बेसडर को लेकर, तो आपको लगता है एक बड़ा रोल प्रवासी भारतीय निभा सकते हैं? See, Indian diaspora in abroad is large community, and we see Indian economy now. We are on the 5th largest economy in the world, and NRIs or Pravasi diaspora is contributing large. Still, as he mentioned, Modi ji mentioned, there are lot of Pravasis can contribute to the economy as well as our culture or education, all the system. There are lot to we can contribute. दुनिया का इंजन जो है भारत बन सकता है स्किल सेंटर के रूप में। यूथ जो है बड़ा, वो एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर जो भी है, जो स्टार्टअप मिशन बनते हैं, उसके लिए अगर आप पीछे से जब हमारे भारत की पूरा सपोर्ट मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली आज की यूथ कल की पूरा भारत रूल करने के लिए, फॉरवर्ड आने के लिए, इट्स गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। साथ ही जो डिजिटल भारत का भी जिक्र पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल के क्षेत्र में पूरी दुनिया भारत की तरफ अनुराग जी बिल्कुल। तो अब प्रवासी भारतीयों से बात करते हैं अनुराग श्रीवास्तव, और अगली खबर का रुख करेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। प्रवासी भारतीय दिवस पर इंदौर में भव्य सम्मेलन का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज पीएम मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी पहली बार प्रवासियों के सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं। यूं कहें तो प्रवासी भारतीयों से पीएम मोदी का रिश्ता दशकों पुराना है। ये रिश्ता तब से है जब नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता हुआ करते थे। उन्होंने दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों के साथ रिश्ते स्थापित किए और भारत भूमि के महत्व को उनके सामने रखा। प्रवासी भारतीयों के साथ मेल मिलाप की तस्वीरें इंदौर आने से पहले साझा भी की, जो उनकी पुरानी यादों को सहेजे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उस वक्त की तस्वीरें, इनमें बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ करते थे। तब से प्रवासी भारतीयों के साथ लगातार वो संपर्क में बने रहे, और गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस कदम को और आगे बढ़ाया और मजबूती दी। और आज वो सारी तस्वीरें भी सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यानी कि जब वो महज एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, संघ के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, तब भी प्रवासी भारतीयों से लगातार कनेक्ट रहे हैं। उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये क्रम तब भी नहीं टूटा जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गुजरात की जिम्मेदारी संभाली, और तब इस क्रम को और मजबूती से उन्होंने आगे बढ़ाया, और पुरानी यादों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया, उन तस्वीरों को साझा किया लोगों से। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। राजनांदगांव में